Zenitsu is about to blow everyone's mind and he is going to break the internet for sure because Infinity Castle के अंदर Zenitsu का फेस ऑफ होने वाला है अपने पुराने डिसिपल काइगाकू से। So welcome to the Demon Slayer Infinity Castle Arc Series। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था डोमा वर्सेस शिनोबु एंड डोमा वर्सेस इनोसुके। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में हैं, जाकर जरूर देखना। और अब सबसे ज्यादा अवेटेड बैटल के बारे में बात करते हैं जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। ये फाइट है एकदम इंटेंस। जेनित्सु अपने फुल पोटेंशियल के साथ एक ही मूव में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेनित्सु को एक लेटर मिला है अपने दादा की तरफ से, जिससे बढ़कर जेनित्सु ऑलरेडी बहुत सीरियस हो जाता है। और फिर लास्ट सीजन के फाइनल में हमने देखा था कि जेनित्सु कैसल के नीचे गिर जाता है और फिर एक रूम में लैंड करता है। रूम में एंटर करते ही जेनित्सु दरवाजे की तरफ देखता है और सीरियस मोड में बोलता है, मुझे पता है कि तू वहां पर है, बाहर आ। तभी हमें एक डीमन की आवाज सुनाई देती है, दिस इज नॉट राइट अवे टू एड्रेस मी, आई एम योर सीनियर जेनित्सु, यू हैव इम्प्रूव्ड बट योर एक्शंस आर स्टिल द सेम एज बिफोर, लॉन्ग टाइम नो सी। जब जेनित्सु काइगाकू को देखता है तो वो बोलता है, अब तू डीमन बन चुका है इसलिए अब तू मेरा सीनियर नहीं रहा। काइगाकू जो एक अब डीमन बन गया है जेनित्सु को टॉन्ट करता है, तू अब तक नहीं बदला जेनित्सु, तेरे अंदर वही वीकनेस है, बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह। क्या तू अब तक पिलर बन पाया या फिर अब तक अपने फर्स्ट फॉर्म में ही अटका पड़ा है? जेनित्सु जो ऑलरेडी गुस्सा था वो जवाब देता है कि तू एक बॉटम टायर डीमन बनकर इतना खुश कैसे है? ये सुनकर यहाँ पर काइगाकू जवाब देता है, तूने आंसर्स देने का तरीका सीख लिया है, अच्छा है। फिर यहाँ पर जेनित्सु कहता है कि तू डीमन क्यों बना? तू तो थंडर ब्रीथिंग का सक्सेसर बनने वाला था, पर तू डीमन बन तो बन कैसे गया? जेनित्सु यहाँ पर रेस में आकर बोलता है कि अगर तू डीमन नहीं बनता तो हमारे ग्रेम्स को अपने आप को मारना नहीं पड़ता। फिर हमको यहाँ पर यह पता चलता है कि जेनित्सु के दादा, जिन्हें हमने बहुत टाइम पहले देखा था, उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और मरने के पीछे का रीजन, जो उनका डिसिपल है काइगाकू, वो एक डीमन बन चुका है। उनके दो डिसिपल्स थे, बेसिकली जेनित्सु एंड काइगाकू, दोनों में से कोई उनका एक सक्सेसर बनने वाला था, बट वहां पर काइगाकू वाज अहेड ऑफ जेनित्सु। वो जेनित्सु से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डीमन बनने के बाद उसके ग्रेम्स ने अपने आप को ही मार दिया। आगे उनका डेथ बहुत ही ब्रूटल था। जेनित्सु यहाँ पर बताने लगता है कि उन्होंने अपने स्टमक को कट किया था और बेसिकली जब कोई ऐसे सुसाइड करता है तो दूसरा बंदा आकर उसका गला काट देता है ताकि स्टमक कट होने की वजह से ज्यादा तड़प कर मौत ना हो। लेकिन जेनित्सु के दादा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने अपना पेट काटने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था जो उनका गला काट सके। इस वजह से जेनित्सु के दादा को बहुत टाइम लगा और वो दर्द के मारे मरने लगे। बहुत ही स्लो डेथ थी। He died without anyone stabbing his throat or hurt। तो हम समझ सकते हैं कि ये डेथ कितना ज्यादा ब्रूटल और दर्दनाक था। और ये सब कुछ हुआ एक ब्रेथ ऑफ थंडर यूजर की वजह से, जो एक डीमन बन गया है, और वो है काइगाकू, जो कि जेनित्सु के दादा का डिसिपल था और जेनित्सु का सीनियर था। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर काइगाकू बोलता है, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या यहाँ पर जहर होना चाहिए? नहीं, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। काइगाकू बोलता है, नो मैटर व्हाट, मैं उन्हीं के साथ स्टिक रहूंगा जो मुझे वैल्यू देते हैं, जो मुझे सही से ट्रीट करते हैं। काइगाकू यहाँ पर लिटरली जेनित्सु के दादा को गाली देते हुए बोलता है, अच्छा हुआ वो मर गया। उसका डेथ इतना पेनफुल इसलिए था क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्होंने मुझे उनके सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया। वो मुझसे कभी खुश नहीं थे। वो एक्चुअली एक ओल्ड मैन थे जो हमें बचपन में ये बताते थे कि एक साथ काम करना है, बट डीप डाउन उन्होंने अपने सक्सेसर का टाइटल जेनित्सु के लिए रखा। मेरे इतना पावरफुल बनने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के बाद काइगाकू आगे बोलता है, देयर डाइंग डजंट मैटर टू मी। वो पिलर थे या नहीं, जो भी थे, उनके ब्रेन में इश्यू था। ये सब कुछ सुनने के बाद जेनित्सु यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पर जेनित्सु बोलने लगता है, अगर मैं एक डर्ट हूँ तो तू एक गार्बेज है, मुझे बस फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता है, तो तुझे सारे फॉर्म्स यूज करने आते हैं, बट तू स्टिल फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। जेनित्सु यहाँ पर बोलने लगता है, जो ग्रेम्स की मिसरेबल डेथ हुई उसके पीछे का रीजन काइगाकू था।
क्योंकि ग्रैम्स इतने लकी नहीं थे कि उनका कोई सक्सेसर बन सके। मैं यहाँ पर काइगाकू की बात कर रहा हूँ जो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक सक्सेसर नहीं बन पाया जब ग्रैम्स जिंदा थे। ये सब सुनने के बाद काइगाकू यहाँ पर भड़क जाता है और कहता है मुझे तेरे साथ कंपेयर मत कर। फिर यहाँ पर ट्रिगर होकर काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर। लेकिन हम देखते हैं कि जेनित्सु भी कुछ यहाँ पर कर देता है जो काइगाकू देख नहीं पाता और सडनली हम देखते हैं जेनित्सु बोलता है तू बहुत ही वीक है ट्रेस। और जैसे ही जेनित्सु ये कहता है हम देखते हैं कि काइगाकू का गला ऑलरेडी यहाँ पर स्लैश हो चुका होता है। जेनित्सु ने इतनी तेजी से अटैक किया कि काइगाकू देख भी नहीं पाया। काइगाकू यहाँ पर सोचता है ही वाज सो फास्ट, लगता है ये कोई डिफरेंट बंदा है। फिर फाइट के बीच में काइगाकू को एक सडन फ्लैशबैक आता है जहाँ पर काइगाकू अपने पास्ट को याद करता है। काइगाकू कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ लाइफ में कोई लॉस नहीं है, नो मैटर मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे पास घर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, खाने को नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, पानी नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं है या चोरी करनी पड़ रही है तो भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जीत सकता हूँ, मैं सबको दिखा सकता हूँ कि आई लिव्ड माई लाइफ टू माई ओन टर्म्स। वहीं पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि काइगाकू कैसे डीमन बना। उसके सामने यहाँ पर कोकोसीबो खड़ा था, सबको मार चुका था। फिर यहाँ पर कोकोसीबो बोलता है एक ब्रीथिंग यूजर को डीमन में बदलने के लिए उसे मुजान का ब्लड दिया जाता है। वो काइगाकू के हाथ में ब्लड देता है और फिर कहता है बी थैंकफुल फॉर दिस ब्लड, लेकिन इसका एक भी ड्रॉप जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर एक भी ड्रॉप गिर गया तो मैं तेरा सर दर्द से अलग कर दूंगा। ये सुनकर काइगाकू यहाँ पर कांपने लगता है और कोकोसीबो का ऑरा महसूस करके वो डर जाता है। वो सब कुछ याद करके बोलता है ये जेनित्सु जो कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। हाँ जेनित्सु स्ट्रॉन्ग हो चुका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपर मून को डिफीट कर सके, नेवर। फिर आगे काइगाकू कुछ बोलने लगता है। जो जेनित्सु है वो एक कचरा है, उसके पास ना गट्स है ना प्राइड, वो बस रो देता है। उसकी आंखें भर जाती हैं रोते रोते, इसलिए ग्रैम्स ने उसी जेनित्सु को चुना अपना सक्सेसर बनने के लिए। ये सब याद करके काइगाकू जेनित्सु और उसके दादा को ट्रस्ट कह के बुलाते हुए बोलता है एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा, तुझे भी और मुझे भी। और ये सब बोलते हुए वो यूज करता है थंडर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल। एक ही फॉर्म के अंदर काइगाकू जेनित्सु पर 4 बार लगातार अटैक करता है। ये देखकर जेनित्सु शॉक था और बोलता है इसका मतलब तूने बहुत सारे इंसान खा लिए हैं, तुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है। काइगाकू यहाँ पर बोलता है मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत। ये कहते ही वो यूज करता है थंडर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर। ये अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और डायरेक्ट जेनित्सु को हिट करता है। जेनित्सु यहाँ पर ब्लीडिंग करता है। जो लोग मुझे करेक्टली जज और एक्सेप्ट करते हैं वही मेरे लिए सही हैं, और जो लोग मुझे गलत जज करते हैं या नीचा दिखाते हैं वो मेरे लिए गलत हैं। वो अपने हिसाब से सही गलत का मतलब निकाल रहा था। फिर इसके बाद काइगाकू यहाँ पर यूज करता है फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग अटैक जो एक हैवी अटैक था। जेनित्सु यहाँ पर फिर से ब्लीडिंग करता है और बिना टाइम वेस्ट किए काइगाकू इमीडिएटली यूज करता है सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। ये अटैक खतरनाक था और जेनित्सु को सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जेनित्सु कवर्ड इन ब्लड था, नीचे गिरता हुआ जा रहा था और काइगाकू यहाँ पर खुश होकर बोलता है मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। वहाँ जेनित्सु हैवीली ब्रीथिंग करता है। नीचे गिरते वक्त जेनित्सु को पुरानी बातें याद आती हैं जब उसके दादा उससे कहते थे यार बनना है तो काइगाकू की तरह बनो, काइगाकू मेरा एल्डर डिसिपल है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लोग काइगाकू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई इतने सारे फॉर्म्स यूज कर लेता है पर फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर पाता। लोग बोलते हैं कि अगर तू फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता तो इतने फॉर्म्स का क्या फायदा। ये सब जेनित्सु सुन लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। लोग बोलते हैं ये बंदा कभी पिलर नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं मर के पड़ा रहेगा। ये सब कुछ लोग काइगाकू के बारे में बोल रहे होते हैं जो जेनित्सु को और भी गुस्सा दिलाता है। ये सब सुनने के बाद जेनित्सु उनके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। काइगाकू को ये सब पता चलने के बाद चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है तू हाई रैंक बंदे के साथ जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
ऐसा मत कर, तेरे जैसा इतना कमजोर बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये सोच के मेरे को शर्म आती है। आगे मन ही मन में जेनित्सु काइगाकू को बोलता है, तू तो मेरे ग्रैम्स को नफरत करता है और ये बात मुझे अच्छे से पता है, और तू जितनी नफरत मुझसे करता है उतनी नफरत मैं तुझसे भी करता हूँ। वो यहाँ पर बता रहा होता है कि काइगाकू कितना ज्यादा मेहनत करता है और काइगाकू को वो हमेशा पीछे से देखता रहता है। जेनित्सु कह रहा था कि मुझे पता है काइगाकू ग्रैम्स के लिए बहुत स्पेशल था, जितने स्पेशल ग्रैम्स मेरे लिए हैं उतना ही तू भी मेरे लिए था, बट ये सब कुछ इनफ नहीं था बिकॉज हमेशा काइगाकू डिससेटिस्फाइड साउंड करता था। वो ऐसे एक्ट करता था कि जैसे वो सेटिस्फाइड ही नहीं है लाइफ में। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, जेनित्सु गिरने लगता है और अपने दादा को बोलता है, सॉरी ग्रैम्स, यहाँ से हम लोग अलग होने वाले हैं। जेनित्सु सडनली गिरते गिरते रुक जाता है और ये देखते हुए काइगाकू बोलता है, इसके पास अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और वापस जेनित्सु एकदम रेज में चला जाता है और बोलता है, सॉरी आंकी। आगे जेनित्सु इमीडिएटली रेज में चला जाता है और यूज करता है थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। और ये फॉर्म इतना बढ़िया और इतना भयंकर था दैट गोना सीक द इंटरनेट फॉर श्योर। मूवी में ये फॉर्म आने के बाद तुमको लिटरली गूस बम्स आने वाले हैं थिएटर में। इसके बाद जेनित्सु यहाँ पर थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म यूज कर रहा है, फ्लेमिंग थंडर गॉड, एक ऐसा फॉर्म जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिकॉज ब्रेथ ऑफ थंडर बस 6th फॉर्म तक ही लिमिटेड है, 7th नंबर का कोई फॉर्म नहीं है। तो जेनित्सु यहाँ पर अपना खुद का फॉर्म बना लिया है भाई, एक ऐसा बंदा जिसको फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कोई और फॉर्म यूज करना नहीं आता था, ही इज यूजिंग 7th फॉर्म। और आगे इमीडिएटली इस फॉर्म को यूज करके एक सिंगल स्लैश के साथ काइगाकू के सर को धड़ से अलग कर देता है। लाइक मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये क्या था, इतना फास्ट आया और एकदम से चला गया। मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ फील भी नहीं किया, और ये फॉर्म है क्या, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता था। काइगाकू का गला ऑलरेडी कट हो चुका था और वहाँ पर वो चिल्ला रहा था कि वो जो ग्रैम्स है ही वाज प्लेइंग फेवरेट, उसको ऐसा फॉर्म सिखाया जो मुझे नहीं सिखाया। अब जेनित्सु यहाँ पर आगे बोलता है, ऐसा नहीं है, ग्रैम्स ऐसे नहीं थे, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको मैंने खुद से क्रिएट किया है, 7th फॉर्म। जेनित्सु वांटेड कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ तो मुझे एक नया फॉर्म बनाना चाहिए, तो उसने इस फॉर्म को डेवलप किया। आगे यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद काइगाकू बोलने लगता है, 7th फॉर्म, मैं तो बस 6th फॉर्म के बारे में ही जानता हूँ, इसका मतलब इसने इसको खुद से बनाया, इस बंदे ने खुद से बनाया, लेकिन कैसे, ये बंदा तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज कर पाता है, ये बंदा जो मेरे से बहुत ही ज्यादा लोअर रैंक पोजीशन में है, ये कैसे किया ये। तो यहाँ पर काइगाकू का सर नीचे गिरने लगता है और वो बोलने लगता है, मैं ये डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक लोअर क्लास बंदा मेरे को मार रहा है, उसने मेरा गला काट दिया, मेरा दिमाग खत्म हो रहा है। अब जेनित्सु जब ये फॉर्म यूज कर रहा था तो साथ ही वो बेहोश भी हो गया था। फिर वो यहाँ पर गिरने लगता है और वहाँ पर जेनित्सु काइगाकू को बोल रहा था, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं मरने के साथ साथ इसको भी लेकर मरूंगा। बट सडनली यहाँ पर ये बंदा आ जाता है, इसका नाम शायद मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल में, किसी को याद आ रहा है तो नीचे प्लीज कमेंट में बताना। ये आके यहाँ पर काइगाकू को बोलता है, those who want to give up to others will never receive anything back from them, just like those who only desire will end up with nothing because you can create anything dying alone. You sound this pathetic, right? इसी के साथ साथ ये बंदा जेनित्सु को ऊपर उठा लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। वहाँ पर जेनित्सु वाज अनकॉन्शियस और उसी टाइम में जेनित्सु अपने दादा को देखता है। सपने में वो बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, मेरा और काइगाकू का साथ कभी भी नहीं बन पाया, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ ग्रैम्स, आपने मुझे एक लेटर दिया था बट उसका भी मैं जवाब नहीं दे पाया। आगे जेनित्सु रोते हुए बोलने लगता है कि अगर मैं काइगाकू के आसपास नहीं होता तो काफी लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो शायद नहीं होता, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे बार बार सॉरी बोलने लगता है और वो बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको पे बैक नहीं कर पाया, मैं हमेशा से चाहता था कि आप मुझे एक पिलर बनते हुए देखें, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाया। क्या आप मेरे को अभी भी हेट करते हो ग्रैम्स, आप कुछ तो बोलिए। तो जेनित्सु वहाँ पर रोने लगता है और बोलने लगता है, बट सडनली ग्रैम्स बोलते हैं,
जेनेत्सु यू आर माई प्राइड, एंजॉय। ये बोलते हुए उसके ग्रैम्स कांप रहे थे और वहां पर जेनेत्सु भी कांप रहा था। दिस मोमेंट वाज सो टचिंग एंड इमोशनल एज वेल। और इसी मोमेंट के साथ साथ ये बैटल का पूरा सिनेरियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इट्स लिटरली अ शॉर्ट बैटल बट द मोस्ट एक्साइटिंग बैटल ऑफ द आर्क। इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी क्योंकि एक ऐसा बंदा जो हमने बस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए देखा था, रोते हुए देखा था, वो बंदा जब सीरियस हो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। और ऊपर से सेवंथ फॉर्म यूज करना इज समथिंग जो सबको शौक करेगा। और थिएटर पे भाई एनिमेशन में तो मैच कर देगा फॉर श्योर। बाकी चलो दैट वाज फिफ्थ पार्ट ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे क्यूतोमियो का वर्सेस आकाजा बैटल, वन ऑफ द बेस्ट बैटल ऑफ द आर्क। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों को कमेंट्स करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, फिर वीडियो फटाक से अपलोड कर दूंगा जैसे ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी एंड तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता है और कमेंट पर अपना ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।